हेलो दोस्तों। हम लोगों ने पूर्व में 16 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। 16वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 16वें को विस्तार पूर्वक नहीं देखा था। थोड़ा आवश्यक कार्य आ गया था, इसलिए वहीं पर रोकना पड़ गया था। तो चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार। क्या कहता है? कह रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। चलिए पहले हम लोग निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ जान लेते हैं। निर्देशक तत्व का देखिए, निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। ठीक है, भाग 4 में। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, भाग 4 36 से 51 तक है। तथा ये जो निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड देश कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। तथा ये जो निर्देशक तत्व है 3 प्रकार के हैं मुख्यतः। ठीक है, एक समाजवादी, दूसरा उदारवादी और गांधीवादी। ये 3 प्रकार के निर्देशक तत्व हैं। निर्देशक तत्व ये राज्य को निर्देश देते हैं कि आपको किस प्रकार का कानून बनाना है। ठीक है, और या और भी जान लीजिए कि जो निर्देशक तत्व है ना वो अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है इसका मतलब ये है कि न्यायालय में इनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इनके लिए हम सीधा न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अप्रवर्तनीय है। ठीक है, ये मूलभूत है। तथा राज्य जो नीति निर्माण करेगा उसमें इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, निर्देशक तत्वों को राज्य नीति निर्माण करते समय शामिल करेगा। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ठीक है, देखिए ऐसे दो ही अनुच्छेद हैं जिनको मूल अधिकारों से भी श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, निर्देशक तत्व में ऐसे दो ही अनुच्छेद हैं जिनको मूल अधिकारों से श्रेष्ठ माना गया है। कौन कौन है? तो 39 आर्टिकल का वी सॉरी बी और सी, इन्हीं दो को, ये बी है समझ लीजिएगा, बी और सी को ही क्या समझा गया है? मूल अधिकारों से भी श्रेष्ठ समझा गया है। अर्थात जितना मूल अधिकारों का पावर है उससे अधिक इसका पावर है। ठीक है, 1967 में गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने इनको श्रेष्ठ माना था। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 39 के अंतर्गत लिखित कुछ प्रावधानों को हम बता देते हैं आपको। देखिए, अनुच्छेद जो 39 है ना उसमें 6 अनुच्छेद और दिए गए हैं। अच्छा, ये बी सी डी ई और एफ करके। ठीक है, तो जो ए वाला है उसमें कहा गया है
राज्य सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त समान साधन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है? तो सभी नागरिक का मतलब ये है कि जितने स्त्री और पुरुष, अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ये साधन उपलब्ध करवाया जाएगा, ऐसा नहीं, अपितु स्त्री और पुरुषों को समान साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? तो आजीविका के लिए। राज्य आजीविका के लिए सभी नागरिकों को, अर्थात नागरिकों में जो स्त्री पुरुष है उनको समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, बी में क्या कहा गया है? तो बी में कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होगा कि अधिकाधिक सामूहिक हित हो। अर्थात जो भौतिक संसाधन है उन संसाधनों का वितरण इस राज्य द्वारा इस प्रकार किया जाए, अर्थात राज्य इस प्रकार से उन संसाधनों को बांटे कि अधिकाधिक किसका हित हो? सामूहिक का, सामूहिक हित हो, ना कि किसी व्यक्ति का हित हो। ठीक है, याद रखिए, ये ऑप्शन बी हो गया। और तीसरा सी जो कहा गया है, सी का क्या मतलब? सी में क्या कहा गया है? तो सी में कहा गया है धन एवं उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। धन के जो उत्पादन के धन के जो साधन है और उत्पादन के जो साधन है उनका केंद्रीकरण, केंद्रीकरण मतलब ये है कि किसी एक ही समुदाय के पास न चला जाए, अपितु सभी समुदायों के पास जाए। संसार में मतलब भारत में जितने लोग हैं सभी के पास क्या इन साधनों को पहुंचाया जाए। ठीक है, इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और डी में क्या कहा गया है? डी में कहा गया है कि स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या कहा गया है? स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात राज्य जो है वह ऐसा नहीं है कि पुरुष थोड़ा ताकतवर होता है, शरीर से थोड़ा ताकतवर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको अधिक वेतन दिया जाएगा, स्त्रियों को कमजोर समझ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अपितु यदि समान का जो कार्य पुरुष कर रहा है वही कार्य स्त्री कर रही है तो उसी के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये एक कब कहा था? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसके लिए एक सुधीर सिंह वर्सेस भारत संघवाद है, भारत संघवाद है, उस मामले में शायद उच्चतम न्यायालय ने कहा था, कंफर्म नहीं है। चलिए, और ई में ऑप्शन जो ई है, ई में क्या कहा गया है? तो ई में कहा गया है कि इस स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति का, ठीक है, स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालक जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उनकी जो सुकुमार आयु होती है, उनका बाल्यावस्था होता है, उसका दुरुपयोग न होने पाए। ठीक है, अरे बचपन बार बार वापस नहीं आता है, इसीलिए यह प्रावधान किया गया कि उनका जो बचपना है उसका दुरुपयोग न हो। अर्थात ऐसा नहीं कि वो बेचारा जब खेलने का समय है, उसका पढ़ने का समय है, तब उसको जा करके किसी फैक्ट्री में लगा दिया जाए कि बोझा ढो बच्चा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अर्थात स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा तथा उनके शक्ति का ध्यान रखा जाएगा, और जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनकी जो सुकुमार आयु है उसका क्या दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रावधान करता है। तथा आर्थिक व्यवस्था के कारण कोई ऐसा कार्य करने को मजबूर न हो जाए जो उस बच्चे के शक्ति और आयु के बाहर हो। ठीक है, यह ई था। और आगे एफ के बारे में कहा गया है। एफ में कहा गया है कि बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर, ठीक है, ये जो है एफ वाला वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। आगे चलिए, हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। निश्चित ही यहाँ से हो सकता है प्रश्न दिखाई दे आपको, क्योंकि विशेष है ये सब। चलिए आगे चलते हैं। 17
भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदत्त नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ये? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना। चलिए देख लेते हैं। जो ये पहला वाला है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 43 है। कौन सा है? अनुच्छेद 43 है, ठीक है। और दूसरा, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार। देखिए, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 41, ठीक है, अनुच्छेद 41 है। और अनुसूचित जाति ये 46 है। कौन सा है? 46 है। और सहकारी समितियों ये 43 का बी है, ठीक है, 43 का बी। याद रखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वाला है एक 43 का है, आर्टिकल 43 है, और दूसरा काम पाने का ये 41 है, और अनुसूचित जाति वाला जो है ये 46 है, ठीक है। और 43 बी जो है ये चौथा वाला ऑप्शन है। समझ में आया? अब देखिए, अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 41 से चालू करते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाएं, जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, विषक्तता, ठीक है, इत्यादि स्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता राज्य प्रदान करेगा, ठीक है। 43 में क्या कहा गया है? 43 में कहा गया है कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित पारिश्रमिक सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ये बात कही गई है। तथा 43 बी में कहा गया है कि सहकारी समितियों की स्थापना, याद रखिए कि इसको 97 नंबर का संशोधन करके 2011 में जोड़ा गया है, ठीक है। और उसी समय 19 के 1 के सी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है, मूल अधिकार भी बनाया गया था। और अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि दुर्बल वर्ग, विशेषतया एससी एवं एसटी, शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा की जाएगी। अर्थात जो एससी और एसटी होंगे उनके शिक्षा एवं अर्थ संबंधी जो हित होंगे उनकी क्या की जाएगी? रक्षा की जाएगी, तथा उनको शोषण से सुरक्षा दी जाएगी। याद रखिए, इसमें जो 46 वाला है ना, ये गांधीवादी है, ठीक है। 43 वाला भी गांधीवादी है, और 43 बी भी गांधीवादी है। इसमें जो ये है ये गांधीवादी नहीं है, याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त निर्देशक तत्वों में से कौन से गांधीवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। याद रखिए, हमने आपको बता दिया था कि जो अनुच्छेद 41 है वह गांधीवादी नहीं है। बाकी कौन 43 है? 43 बी और 46 जो था, अर्थात ये वाला और ये वाला,
ठीक है, ये कहाँ का, ये गांधीवादी है। इसमें से जो 2 वाला है, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में, ये यहाँ गांधीवादी नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जिसमें जिसमें 2 हो वो क्या है, गलत है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। ठीक है, तो सीधा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी सही है। आगे चलते हैं। 18, ये कह रहा है, सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की प्रयोज्यता। देखिए, सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 33। ठीक है, यह सशस्त्र बलों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और जो इनके समान जो अन्य बल होंगे, उनके सदस्यों के जो मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, उन मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्लस निरस्त करने का भी। ठीक है, अर्थात समाप्त भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए प्रतिबंधित, अब निरस्त भी किया जा सकता है। तो प्रतिबंधित करने का और निरस्त करने का अधिकार संसद को यह देता है। ठीक है, अर्थात संसद जो है वह इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित भी कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, यही कहा गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है, संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जैसा कि भी हम लोगों ने देखा, तो इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है और किंतु उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। हमने आपको अभी बताया कि प्रतिबंधित भी किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है, किंतु ये क्या कह रहा है, किंतु उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो जो क्वेश्चन का भाग है वो सही है, किंतु यहीं से ये क्वेश्चन का भाग इसको पूरे पूरे को गलत कर दे रहा है। ठीक है, याद रखिए, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, दूसरा, सशस्त्र बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति में न केवल सैनिक बल्कि असैनिक कर्मचारी जैसे मैकेनिक, बावर्ची आदि भी शामिल है। ठीक है, सही बात है। सशस्त्र बलों के सदस्य में जो नाई होते हैं वहाँ के, ठीक है, और बावर्ची होते हैं, मैकेनिक होते हैं, सभी शामिल होते हैं। अर्थात जब वहाँ पर युद्ध होने लगेगा तो इनको भी शस्त्र उठा करके युद्ध करना पड़ेगा, ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। थोड़ा 1858 के अधिनियम के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। जो 1858 का अधिनियम है उसे भारत में बेहतर शासन का अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, 1858 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, भारत में बेहतर शासन का अधिनियम कहा जाता है, याद रखिए। तथा याद रखिए कि इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ था, एक पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 में। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में
6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसके तहत जिसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल थे, प्लस प्रीवी काउंसिल से 4 सदस्य अन्य थे। ठीक है, तो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ काउंसिल थी जो ब्रिटेन से ही भारत को नियंत्रित कर रही थी। ठीक है, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया, तथा कोर्ट ऑफ काउंसिल भी था, अर्थात निदेशक मंडल था। अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके तहत एक भारत सचिव नामक नए पद का गठन किया गया। ठीक है, जो कैबिनेट का एक मंत्री हुआ करता था, वहां के कैबिनेट का, तथा 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद के रूप में एक भारत परिषद का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिए, भारत परिषद का गठन किया गया। यह भारत परिषद कैसी थी, तो बस सलाहकार के रूप में थी। ठीक है, और इसके तहत जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वायसराय कहा जाने लगा इसी के तहत। तो वायसराय का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि। ब्रिटेन में जो क्राउन था उसका उसी के प्रतिनिधि को वायसराय कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इसके तहत राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया। सही बात है, एकदम सही बात है। दूसरा, इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, ये भी सही बात है। तीसरा, वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया, ये भी क्या है, सही बात है। और याद रखिए इसी के तहत कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय। पूछा जा सकता है, इसमें तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसमें उधर इतिहास वाले में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, 19 का डी सही है। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है। ये सही नहीं है। ठीक है, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, देखिए, दो प्रकार के शासन होते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन होता है, एक तानाशाही शासन होता है। एक लोकतांत्रिक शासन होता है, दूसरा तानाशाही शासन होता है। ठीक है, तो तानाशाही जो शासन होता है उसमें आकलन करने से यह पता चलता है कि यहाँ पर आर्थिक विकास अधिक हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र की अपेक्षा, अर्थात जितना लोकतंत्र में आर्थिक विकास हुआ है उसकी अपेक्षा तानाशाही शासन में धन अधिक बढ़ा है। ठीक है, उस धन की अधिक समृद्धि हुई है। और आर्थिक विकास जो है वो कई कारकों पर निर्भर होता है, जैसे देश की जनसंख्या हो गई। ठीक है, देश में रहने वाले कितने लोग हैं, और वैश्विक परिस्थिति क्या है, इन सबको भी देख करके किसका पता लगता है, धन आर्थिक समृद्धि का पता लगता है। ठीक है, तो इसी आधार पर ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये जो लोकतंत्र है वह किसी भी प्रकार की आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, दूसरा,
यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा समायोजित करने का प्रयास करता है। सही बात है। जो सामाजिक विविधता है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है तथा समायोजित करने का प्रयास करता है। जैसे भारत को ही ले लीजिए, भारत में लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, इसमें आप अयोध्या की तरफ या फिर गोंडा या बहराइच की तरफ जाएंगे तो इस तरफ अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है। बस्ती की तरफ जाएंगे तो इधर थोड़ा सा भोजपुरी या फिर इससे सम्मिलित होता है। बिहार चले जाइए, उधर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और उड़ीसा चले जाइए, उड़िया उड़िया बोली जाती है। ठीक है। तो मतलब हमारे देश में क्या है, विविधता है ना, बहुत प्रकार की विविधता है। जैसे कि आप दक्षिण में चले जाइए, वहाँ काले लोग मिलेंगे। कश्मीर में आ जाइए, इधर गोरे लोग मिलेंगे। ठीक है। तो ये विविधता ही है तो एक प्रकार की। तो हमारा ये लोकतंत्र क्या है, सभी को समाहित किया हुआ है। ठीक है। और बढ़ावा भी दे रहा है। इसलिए ऑप्शन ये दूसरा सही है। और तीसरा, इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। ये भी सही बात है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, बी सही है। आगे, संविधान सभा की समितियों एवं उनके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघीय संविधान, जो संघीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो याद रखिए। अब आपको देखिए, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पकड़ लेना है ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो अगर एक आपको गलत मिल जा रहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा आप घटा लीजिए। जैसे कि अब एक गलत है, तो अब यहाँ ये में एक दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या अब इसको आप सही लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। अब आपके पास दो बच जाते हैं, बी और सी, ओ बी और डी। इसी में आपको क्या लगाना है, पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। आप एक गलत है, इसी की वजह से क्या छट गया, ए और सी छट गया है। अब हमें बी और डी में पता लगाना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया, संचालन समिति। जो संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो याद रखिए, अब जो दो होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ दो में जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। ठीक है। तो दो भी सही नहीं है। और तीसरा, संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो थी, उसके भी अध्यक्ष नेहरू जी थे। ठीक है, याद रखिए। ये जो 1 और 3 नंबर की दी हुई है, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दूसरा नंबर जो संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसलिए इसमें एक को भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं। स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा, संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप।
देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णय दिए हैं, ठीक है। उन निर्णयों में उन्होंने यह भी बताया है कि संविधान की मूल संरचना में क्या क्या तत्व शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बताया कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, ये सही है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ठीक है। स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा, ये भी सही है। संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति, ये भी सही है, ठीक है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, याद रखिए। ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? यहाँ का डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। 22 का डी सही है। आगे चलते हैं 23। 23 में क्या कहा गया है? भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अब महान्यायवादी के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। जो भारत का महान्यायवादी है, महान्यायवादी, ठीक है, अनुच्छेद 76, इसमें इसके पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और यह ही सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में दिया गया है। यह सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा इसका एक सहायक होता है, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल। इसका एक सहायता करने वाला होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल का भी एक सहायक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। कौन होता है? एडिशनल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है। याद रखिए, हमने आपको तीन चीजें बताई। एक, भारत का महान्यायवादी, इसका जो पद है अनुच्छेद 76 में है, और वह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसके पश्चात ये देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है, वह किसी भी कोर्ट में, किसी भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या कर सकता है? अपना प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। और उसके पश्चात जो सॉलिसिटर जनरल होता है, उसे भी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है। वो प्रैक्टिस कर सकता है, उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। जैसे सीमाएं क्या लगाई गई हैं कि भारत के विरुद्ध परामर्श या सूचना नहीं देगा, ठीक है। भारत सरकार के विरुद्ध परामर्श या सूचना नहीं देगा। और सरकार से अनुमति लिए बिना किसी आपराधिक मामलों में वह किसी का बचाव नहीं करेगा, ठीक है। उसके साथ मुकदमा नहीं लड़ेगा। और भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इत्यादि इस पर क्या किए हैं? प्रतिबंध लगाए गए हैं। और याद रखिए, ये इसको दूसरा, भारत का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दूसरा। पहला कौन हो गया? तो महान्यायवादी हो गया। दूसरा सॉलिसिटर जनरल, यह दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसका सहायक कौन होता है? तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है, सही बात है। वह भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधीनस्थ होता है तथा उसकी सहायता करता है। ये ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है? कथन दो जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह महान्यायवादी का सहायक होता है। ठीक है, वह महान्यायवादी का क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए कथन दो सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, केवल ए। चलिए आगे चलते हैं। 24 करंट अफेयर से है। 25 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है वह अनुच्छेद 338 में है। ठीक है, अनुच्छेद 338 के अंतर्गत यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तथा यह 2004 में अस्तित्व में आया। कब आया? 2004 में अस्तित्व में आया। और उन 89वें संविधान संशोधन 2003 में इसको अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, प्लस 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 सदस्य अन्य होते हैं। ठीक है, याद रखिए ये सभी क्या होते हैं, ये सभी राष्ट्र अनुसूचित जाति से ही होते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अनुसूचित जाति और जो आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है, उनका जो शोषण हो रहा है उन शोषण के विरुद्ध इनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इनके सुरक्षा के उपाय को सुझाना इनका कार्य होता है। यही इसका मेन कार्य है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके तहत हम लोग देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। सही बात है। यह अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण को निर्दिष्ट करता है। याद रखिए यह ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन और बहिष्करण को निर्दिष्ट करने का कार्य जो है वह संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। ठीक है, इसको याद रखिए। कौन करती है? संसद करती है। संसद
संसद अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, यह निर्दिष्ट नहीं करती है, इसलिए यह ऑप्शन दूसरा वाला क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, यह राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये सही बात है। ठीक है, यह राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपायों पर किए गए कार्यों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 का सी सही है हमारा। और याद रखिए जो है यह एक सलाहकारी परिषद है। ठीक, कैसा है, सलाहकारी आयोग है, सलाहकारी, ये सलाह देती है, यह किसी भी जाति का समावेशन या बहिष्करण नहीं करती है, याद रखिए सलाहकारी है। आगे चलते हैं 26 नंबर, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस अनुच्छेदों को अंतस्थापित किया गया। ठीक है, देखिए जो 86वां संविधान संशोधन है वह शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन जो है वह शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है जो, उनमें 11वां जोड़ा गया। ठीक है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि देश के हर एक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए। ठीक है, यह किसका कर्तव्य होगा, यह माता पिता, मतलब माता पिता या संरक्षक जो भी होंगे उनका यह कर्तव्य होगा कि बच्चों के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को क्या कराए, शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, इसलिए ये बात हो गई। और दूसरा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं उनमें भी कहा गया कि राज्य जो है ना वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, याद रखें निःशुल्क प्लस अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, देने की ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। ठीक है, उपबंध करेगा, अर्थात वह क्या करेगा, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसलिए यह भी सही है। ये कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। ठीक है, तथा मूल अधिकारों में, अब देखिए बात ये है ना, मूल अधिकारों में आर्टिकल 21 के ए में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, और राज्य उसे क्या करेगा, उसे सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अब मूल अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दे दिया गया, किंतु भैया 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कैसे जानेगा कि हमारा शिक्षा का अधिकार है, वह तो संविधान पढ़ा नहीं है। संविधान पढ़ेगा तब ना जानेगा कि हमें शिक्षा का अधिकार मिला है।
तो अब वह पढ़ा नहीं है, इसीलिए इसी के अधिकार देने के साथ साथ उसे फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ दिया गया कि उसके माता पिता क्या करेंगे, उनका भी कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। समझ में आया? चलिए, तो याद रखिए जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों क्या है, 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है, अर्थात तीनों में बदलाव किया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या है, डी सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। 27 छोड़ दीजिए, उतना काम का नहीं है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य अपना संविधान पढ़ना है। और चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीवीसी का मतलब क्या है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर उसके बारे में विचार करते रहेंगे। देखिए, ये जो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 1964 में केंद्र सरकार द्वारा 1964 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसमें एक श्री के संथानम नाम के व्यक्ति थे। उनकी अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनाई गई थी। तो उन्हीं की अनुशंसा पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिए, संथानम समिति इसको लिख लीजिए, श्री के संथानम। ठीक है, श्री के संथानम समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, अर्थात श्री के संथानम जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे, और समिति का नाम क्या था, भ्रष्टाचार निवारण समिति नाम था। ठीक है, इस समिति की अनुशंसा पर इसे स्थापित किया गया था। तथा 2003 में, कब, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। क्या कही, इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो 2003 में ही संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, इसके तहत ही इसे क्या दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ठीक है, स्टेच्यूटरी बॉडी का इसको दर्जा दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। गलत है, क्योंकि इसे तो ऐसे ही श्री के संस्थानम समिति के अनुशंसा के आधार पर इसे लागू कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इस सांविधिक निकाय नहीं हुई थी, इसको तो 2003 में इसको सांविधिक निकाय बनाया गया। ठीक है, इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया। गलत, इसको किसके अनुशंसा पर आधार स्थापित किया गया था, इसे भ्रष्टाचार निवारण समिति जो थी उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे श्री के संथानम, उनकी अनुशंसा पर इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, इसलिए दूसरा अलग अलग गलत है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के अधिकार में के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तक विस्तृत है। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में, क्षेत्र संघ, क्षेत्र का मतलब है क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है कि पुलिस इत्यादि ले लीजिए। ठीक है, और संघ जो है डीएम इत्यादि, तो मतलब क्षेत्र से लेकर के संघ तक के संबंध में सेवारत जो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हैं उन तक विस्तृत।
हाँ, तक ये विस्तृत है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, याद रखिए सही नहीं है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए इसको सही नहीं है जो, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था? ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई थी। वैसे तो इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया जाता था 1969 से ही, किंतु इस बार 2021 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ये सही है इसका। ठीक है, इसका ये सही है। चलिए आगे 30, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको गैर सरकारी या फिर मंत्री किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी मतलब ये होता है जो सरकारी न हो। ठीक है, अर्थात कोई सांसद, किसी सांसद को ले लीजिए। ठीक है, और जो मंत्री होता है वो सरकारी होता है। सांसद जो सामान्यतः सांसद होता है गैर सरकारी होता है, और जो मंत्री होता है सरकारी होता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई सांसद किसी विधेयक को पेश नहीं कर सकता। ठीक है, पेश कर सकता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा, विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा, संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, दोनों सदनों के बीच जब असहमति की स्थिति आ जाएगी, उस स्थिति में तो दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार करने तथा उसको पारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया कि अर्थात उसमें संयुक्त बैठक किया जाए फिर उसको पारित किया जाए। ठीक है, अर्थात उसमें यह है कि प्रत्येक सदन जो है वो विधेयक को अलग अलग पारित करे, ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक करके उसको पारित किया जाए। ठीक है, इसलिए यह जो संशोधन तीसरा वाला है वो सही है। ठीक है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, हमारा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए थे?